श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ दीक्षा और मैं फिर आज आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी की एक दिल को, आप सोच लीजिए, दिल को छू लेने वाली है या दिल को दहला देने वाली है एक ऐसी घटना, एक ऐसी लीला कथा जिसे आज आप सब पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अगर चैनल पर मेरे नए आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और लोगों से शेयर भी कर दीजिएगा जो भी लड्डू गोपाल जी के भक्त होंगे। तो चलिए जानते हैं आज की हम ये लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा एक ऐसी दुख भरी लीला कथा है ना, जिसे आप सब खुद सोचोगे कि क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सीमा जी की आज की ये लीला कथा है। सीमा जी कहती हैं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं बुरा नहीं मानती, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे अपनी किस्मत मानती हूँ। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरे परिवार वाले रहते हैं, जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, वहाँ मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में, मेरी बेटियों की नज़र में मेरी इज़्ज़त बहुत है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। दोस्तों, सीमा जब 12वीं क्लास में पढ़ती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाना चाहती थी, वो ज़िंदगी में अपने कुछ करना चाहती थी। उन्होंने आईपीएस बनने का सपना देखा था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थीं, उन्हें हर चीज़ बहुत अच्छे से आती थी। वो हर मतलब क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेती थी। तो घर वाले भी सोचते थे कि अच्छी बात है, अगर पढ़ने लिखने में तेज़ है तो हम इन्हें पढ़ाए लिखाएँगे। तो पढ़ाने लिखाने का जज़्बा घर वालों को भी था और सीमा को भी था। सीमा हमेशा से पढ़ना चाहती थी, लेकिन सीमा की किस्मत और तकदीर उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। दोस्तों, सीमा भक्ति, पूजा पाठ से कोसों दूर थी। वो सिर्फ़ अपने कर्म पर विश्वास रखती थी। सीमा धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया। ये दोस्तों कहानी है 2013 की। तो काफ़ी समय बीत गया, ठीक है। पढ़ाई-लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन जो सीमा है ना, उनके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो जो उनकी पढ़ाई का, जो उनकी कोचिंग के फ़ीस के लिए पैसा रखा हुआ था सीमा जी के, वो फ़ीस सारी जो भी पढ़ाई-लिखाई होती है, वो सीमा जी की उनके पिताजी के जो उनकी डॉक्टरी इलाज जो खर्च आता है, उसमें लग जाता है। तो इस चीज़ सीमा ने बिल्कुल भी संकोचाया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक होने चाहिए, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे पिताजी ठीक हों, मैं पढ़ाई तो फिर से कर लूँगी। लेकिन उनके पिताजी की सर्जरी वग़ैरह जो भी होती है, उसी सर्जरी के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहते। जो कि इंसान भी नहीं बचा और पैसे भी चले गए। तो इन दोनों का कष्ट सीमा को बहुत हुआ था, सबसे ज़्यादा कष्ट कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी माँ अकेली हो गई। उनका पूरा परिवार जो भी था, वो भी सब कहते हैं ना कि जब किसी का सहारा कोई नहीं होता ना, तो परिवार वाले कितने भी अच्छे हों, साथ छोड़ ही देते हैं। परिवार के जो चाचा, दादा, जो भी परिवार के लोग होते हैं ना, उन्होंने भी सीमा का साथ छोड़ दिया, जो कि परिवार में अच्छे खासे लोग थे। वो चाहते तो सीमा को पढ़ा लिखा सकते थे, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि पिताजी नहीं हैं, भाई भी नहीं है कोई बड़ा, तो ऐसा करो, भाई था उनका छोटा था, तो उन्होंने कहा कोई नहीं है, ऐसा करो इनकी शादी कर दो। तो सीमा को जो कि शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी सीमा की शादी के लिए ज़बरदस्ती ज़ोर डाला गया। सीमा की मम्मी ने भी कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा एक छोटा भाई है, उसको हम कहाँ क्या-क्या करेंगे, कहाँ से कमा कर लाऊँगी। तो सीमा कहती हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ माँ, मैं कहीं न कहीं कोई न कोई जॉब कर लूँगी। आप इस चीज़ के लिए क्यों परेशान हो रहे हो कि आपके पास खर्चे नहीं होंगे? पापा नहीं हैं तो मैं पापा की जगह लूँगी। मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी, आप बिल्कुल परेशान ना हों। लेकिन कहते हैं ना, समाज की बातें, समाज के लोगों के ताने इंसान को खोखला कर देती हैं अंदर से। ऐसा ही कुछ सीमा की माँ के साथ हो रहा था। सीमा बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही असमंजस में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और उन्हें बस ये था कि कहीं से उन्हें मदद मिले या ना मिले, बस उन्हें मोहलत मिल जाए कि हाँ, उनकी शादी नहीं होगी। अब माँ अकेली थी, छोटा भाई था, सीमा थी, तो उनको लग रहा था, पहले तो पूरा परिवार साथ दे रहा था। सीमा जाकर ये बात कहती हैं कि पहले तो आप सब मेरा साथ दे रहे थे कि आप मुझे आईपीएस बनने में मदद करेंगे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो आप लोग हमें इस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारी शादी कर दो, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। या तो हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे दे सकते हैं या तो तुम्हारी शादी के लिए।
तो सीमा कहती हैं कि आप मेरे पढ़ाई के लिए पैसे दे दो, मैं अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँगी और शादी के लिए कौन से पैसे, जब मैं कुछ बन जाऊँगी, मैं कुछ कर लूँगी अपने जीवन में, तो मुझे शादी जैसी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनको शादी करनी होगी वो खुद आएँगे मेरे पास। ये सारी बातें सीमा ने कहा, लेकिन सीमा की एक भी बात किसी ने नहीं सुनी। सबने कहा कि नहीं, शादी करनी है, लड़का भी ढूँढ लिया गया। सीमा ने बेमन से सगाई करी। सगाई में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 5 से 6 लोग आए थे, सीमा की सगाई हो गई और बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से सीमा की शादी भी कर दी गई। दोस्तों, जब सीमा की शादी कर दी जाती है, तो सीमा को एक कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर आस होती है कि उसका पति उसके लिए बहुत कुछ करेगा। जब सीमा अपने ससुराल जाती हैं, तो उन्होंने अपने पति से ये बात कही कि मुझे आईपीएस ऑफ़िसर बनना है, मेरा सपना है, मेरे पापा नहीं रहे, इसलिए मेरे घर वालों ने शादी कर दी, लेकिन मुझे आपसे ये आस है कि आप मेरा सपना ज़रूर पूरा करोगे। वो लड़का जो छोटी-मोटी एक सुपरवाइज़र की नौकरी करता था, उसने पहले हँसा और उसने कहा कि अच्छा, तो तुम नौकरी करना चाहती हो, लेकिन हमारे यहाँ तो नौकरी करने के लिए किसी ने नहीं कहा तुम्हें। मेरी माँ, मेरे मतलब ऐसी-ऐसी बातें उस लड़के ने कही कि सीमा का दिल उसी दिन टूट गया। वो समझ चुकी थी कि अब हमारी मतलब हमारे सपने को कोई पूरा नहीं कर सकता, तो इसीलिए मुझे अपने सपनों का त्याग करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी वैवाहिक जीवन को सुखद करने के लिए मुझे अपना सपना भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं पूरा कर सकता। मैं भी यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एक यही तो सहारा है। यही सब सोच कर के, क्योंकि मेरी माँ, मेरा छोटा भाई, वो सब चाचा और चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी के भरोसे पल रहे हैं। मैं भी अगर यहाँ पर इस तरह करके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद उन्होंने अपने सपनों को ख़त्म कर दिया, चूर कर दिया। उसके बाद सीमा एक गृहिणी, एक अच्छी बहू की तरह उस घर में रहने लगती हैं। धीरे-धीरे समय बीतता है। सीमा वक़्त के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो घर वाले खुश हो गए थे कि चलो हाँ, अच्छी बात है, बच्चे होने वाले हैं। घर में खुशी का माहौल था, सब लोग खुश थे। उसके बाद सीमा 9 महीना पूरा हो जाता है दोस्तों। सीमा को एक बेटी पैदा होती है। बेटी होती है तो सीमा जो है बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन कहती हैं कि चलो बेटी हुई है, लेकिन उनके परिवार में कोई भी खुश नहीं होता। वो सब कहते हैं कि बेटा पैदा किया था, करना चाहिए था कि बेटी? तो उन्होंने कहा, मतलब सीमा बहुत ही तेज़-तर्रा एक पढ़ी-लिखी लड़की थी, तो उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि माँ, ये मेरी गलती है क्या? मैं तो खुद से अपने पेट में बच्चा लेकर नहीं आई हूँ ना, जो भी किया है आपके बेटे ने ही किया है। तो अब आप खुद सोचिए ना कि आपके बेटे ने जो मुझे दिया, वही मैंने इस दुनिया में मैं लेकर के आई। ये सोच सुन कर के उनकी माँ कहती है, ज़बान चलाती है, तो बेटी भी पैदा की उसके बाद ज़ुबान चलाती है। फिर वो इस बात पर कोई बहस नहीं करती। घर वाले जो परिवार के थे समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहली बच्ची संतान हुई है, दूसरा बेटा हो जाएगा। यही सब सोच कर के उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सीमा समय के साथ-साथ फिर दोबारा से माँ बनी। दोबारा जब माँ बनी सीमा, तो सीमा को फिर से एक बेटी हुई। उस बेटी को देख कर के सीमा खुद दुखी हो गई थी कि पहले भी बेटी हुई और अब भी बेटी हुई। उसके बाद उन्होंने मतलब उनको दुःख तो हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अपना बच्चा अपना ही होता है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि उनको बेटी हो। सीमा कहती हैं कि मेरे साथ जो हुआ ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे बेटियाँ हों, लेकिन पता नहीं क्यों प्रभु की क्या कृपा है कि वो मुझे बेटी ही दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हैं। मायके जाती हैं, मायके में जब रहती हैं तो वहाँ उनको कुछ कहीं से पता चलता है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। लड्डू गोपाल जी की सेवा से उनकी जो है मतलब पूजा-वूजा करो तो बच्चे होते हैं, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने फिर वो लड्डू गोपाल जी को ले आती हैं, पूजा करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, अच्छे से, बहुत मन से करती हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के बाद भी सीमा को फिर से वो सोचती हैं, एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक आस होती है कि चलो ठीक है, इस बार बेटी हो गई, अगली बार बेटा हो जाएगा, क्योंकि हम समाज की वजह से डरे होते हैं। समाज हमें ताना देता है, घर वाले देते हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड तक हमें कहते हैं कि तुम हमारे घर का चिराग नहीं दे पाई। इस वजह से सीमा बहुत दुखी होने के कारण, वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने तीसरा बच्चा करने के लिए सोचा और तीसरा बच्चा भी उनको बेटी ही हुई, चौथा बच्चा भी बेटी हुई, पाँचवा बच्चा भी बेटी ही हुई। दोस्तों, इसी तरह से सीमा को अब 5 बेटियाँ हो गई थी।
सीमा को पता ही नहीं चला कि उनकी ज़िंदगी में ये सब कैसे और क्यों हो गया। जहाँ सीमा पढ़ी लिखी थी, जहाँ एक बच्चे को सोचती थी कि चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, मेरे साथ रहेगी, एक ही रहेगी। यहाँ सीमा ने लड़के के चक्कर में 5-5 बेटियाँ पैदा कर लीं। अब सीमा ने तय कर लिया था कि वो अब बेटा नहीं पैदा करेंगे, चाहे कुछ भी मतलब बेटियाँ हो या बेटा हो, वो कुछ भी नहीं पैदा करेंगे। घर वाले टॉर्चर करने लगे कि नहीं, अभी बेटा होगा तुम्हें। इस तरह से कोई किसी सीमा का दर्द नहीं देख रहा था कि सीमा को बच्चे को पैदा करते वक़्त कितनी तकलीफ़ हो रही थी, कितने दर्द से वो गुज़र रही थी। ये बात किसी को नहीं थी, बस सबके दिमाग में एक ही भरा हुआ था कि उन्हें बेटा चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर ऐसा हुआ कि छठवीं बेटी हो गई। फिर ऐसा हुआ कि 7वीं बेटी भी उनको हो गई। जब 7वीं बेटी हो गई, जब उनको 7 बच्चे हो गए, उसके बाद उनकी सास ने उन्हें फिर से ज़ोर किया कि चाहे तुम्हें 11-12 बच्चे हो जाएँ, लेकिन तुम्हें बेटा ही पैदा करना होगा। इस बात से लेकर सीमा बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। एक बार के लिए सीमा ने अपने आप को हानि पहुँचाने की भी कोशिश करी और हानि पहुँचाने तक वो पहुँच भी चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी-कभी हम अपने बच्चों का मुँह देख कर के हम अपने आप को ख़त्म भी नहीं कर पाते। तो बस ऐसा ही कुछ सीमा के साथ था। सीमा अपने बच्चों का मुँह देख रही थी कि मैं अगर मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, जिस घर में मेरी बेटियों की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो इस वजह से सीमा ने अपने आप को नहीं हानि पहुँचाई। उसके बाद छोटी-छोटी उनकी बेटियाँ, बस 1-1 डेढ़-डेढ़ साल का ही अंतर था। धीरे-धीरे बड़ी बेटी बड़ी हो गई थी, 7 सालों में वो 7 साल की हो गई थी। उसके बाद कुछ बेटियाँ 2 साल, 4 साल ऐसे ही लगातार सब बेटियाँ उनकी थीं। जो सबसे छोटी वाली थी, अब सीमा ने कहा कि मैं बेटा नहीं पैदा करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अगर बेटा भी होगा तो अब मैं नहीं पैदा करूँगी। उसके बाद इसी बीच वो लड्डू गोपाल जी को भूल चुकी थी। लड्डू गोपाल जी उनके दिमाग में ही नहीं थे। ये सब दिमाग को ख़राब होने से, घर में बहसबाजी, लड़ाइयाँ-झगड़ा होने की वजह से सीमा चली गई थी अपने मायके। जब मायके गईं, तो वो मंदिर में गईं। उन्होंने कहा मतलब उन्हें शांति चाहिए थी, इसलिए वो मंदिर में गई। परिवार में वहाँ पर गई जहाँ पर उनके चाची-चाचा, उनके माँ थे। उनका भी बर्ताव पहले जैसा नहीं रह गया था, वो भी बदल चुके थे। वो भी सीमा से अब उतनी ही मतलब रखते थे जितनी ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि एक बेटी, वो कहते थे कि मेरे यहाँ पर तुम इतना ज़्यादा मत आया करो। तुम ये अगर यही तो नहीं सोच रही कि आधा मायके वाले खर्चा उठा लें तुम्हारी बेटियों के पढ़ाई-लिखाई का। ये सब सुन कर के सीमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। सीमा बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि ये मेरे घर वाले हैं और ये मेरे ससुराल वाले हैं। ऐसे होते हैं घर वाले, ऐसे होते हैं ससुराल वाले। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। उसके बाद सीमा क्या करती हैं, सीमा को कुछ नहीं सूझता। वो मंदिर में जाती हैं और मंदिर में बहुत देर तक बैठी रहती हैं, बहुत देर तक। उनके दिमाग में बस वही बेटा, बेटा चल रहा था। तभी मंदिर बंद होने का टाइम आ जाता है। तभी वहाँ पर एक मतलब होते हैं जो काम वग़ैरह करते हैं, तो कहते हैं सीमा को कि मैडम आप जाइए, आप काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हो ना, तो आप जाइए, आरती भी ख़त्म हो गई है, भगवान का पट बंद करने का समय आ गया। पट बंद करने का समय आ जाता है, तभी वो जब वहाँ से वो उठती हैं जैसे वो जाने लगती हैं, वैसे ही सीमा को कोई पीछे से हाथ पकड़ लेता है। सीमा का पीछे से हाथ पकड़ लेता है और सीमा उसकी तरफ पलट कर देखती है तो वो कहता है कि मैया मुझे लड्डू खिला दो। लड्डू का नाम सुन कर के वो कहती हैं कि लड्डू खिला दो? बेटा मेरे पास तो प्रसाद वाला लड्डू है, ये लो खा लो तुम। तभी वो उनको लड्डू खिलाती हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है मैया अपने आँचल से ना मेरा मुँह पोंछ दो। वो मुँह पोंछ देती हैं। उसके बाद कहती हैं अरे तुम कितने सुंदर, और तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? तुम इतने समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कि तो मेरा घर यही है, मैं तो यहीं रहता हूँ। आप मुझे बहुत देर से याद कर रही थी ना, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। इतना कहते ही वो लड़का फिर भाग जाता है। थोड़ी देर में वो वहीं पर देखती रहती हैं। तभी पुजारी जी आते हैं और कहते हैं बेटा अब मंदिर बंद करने का टाइम हो गया है, क्या बात है मुझे बताओ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तभी कहती दुखी नहीं पंडित जी, बस जा ही रही थी। वो क्या है ना, मैं अभी उधर ही एक बच्चा भाग कर गया, आप उसको पहले बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद आप इसको दरवाजे को बंद करो। ये बात सुनकर पंडित जी कहते हैं बेटा अंदर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, काम करने वाला भी तुमको कहकर चला गया ना, मैं ही हूँ, मैंने भगवान का पट बंद कर दिया। अब जो है बस लड्डू का भोग ही लगा रहा था, तो उसके बाद फिर मैं चला गया। कहती नहीं पंडित जी, अभी-अभी एक बच्चा भाग कर गया, आप कैसी बात कर रहे हो? तभी वो कहती अच्छा रुकिए मैं देख कर आती हूँ। सीमा अंदर जाती हैं, चारों तरफ देखती हैं,
राधा कृष्ण के मंदिर में भगवान की मूर्ति के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सीमा बहुत देखती हैं चारों तरफ और वो कहती है, पंडित जी आप यकीन करो, जो मुझे प्रसाद मिला था ये देखिए, ये प्रसाद मैंने उस बच्चे को ही दे दिया, मैंने खाया भी नहीं। पंडित जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा तुम बहुत थक गई हो, जाओ घर। तभी सीमा कहती है कि नहीं पंडित जी, मैंने आपको पता है मैंने एक बच्चा देखा और वो मुझे बार बार, ये देखिए ये मेरा आंचल भी देखिए, मैंने उसको इसी आंचल से मुंह पोंछा है उसका। तभी पंडित जी कहते हैं कि क्या मतलब आंचल से मुंह पोंछा बच्चे का? तो कहती है हाँ, मैंने आंचल से मुंह पोंछा और वो बच्चा भी इधर अंदर भाग कर गया। तभी पंडित जी उधर देख कर कहते हैं कि बेटा क्या तुम सच में तुमने उस बच्चे को देखा? वो कहती है हाँ पंडित जी, इस बच्चे को बाहर कर दीजिए, किसी का बच्चा होगा, लेकिन बहुत सुंदर बेटा था। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है वो बच्चा कौन था? वो बच्चा तुम्हारे नारायण थे। तो कहते हैं मेरे नारायण? मेरे नारायण कौन है? तो कहते हैं बेटा तुम बहुत दिल से लड्डू गोपाल को याद कर रही थी क्या? तो लड्डू गोपाल का नाम सुनते ही सीमा को याद आता है कि हाँ, हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल जी थे, लेकिन मैं तो बेटे को याद कर रही थी ना, मैंने तो लड्डू गोपाल को याद ही नहीं किया। तो कहती हैं कि तुमने लड्डू गोपाल को नहीं याद किया, लेकिन तुमने बेटे को याद किया ना, इसीलिए लड्डू गोपाल जी तुम्हारा बेटा बनकर आए और तुम्हें क्षण भर का सुख देकर चले गए। सीमा ने जब सारी बात, तब उन्होंने सीमा से पूछा कि क्या बेटा तुम्हें कोई बच्चा नहीं है, कि तुम्हें कोई संतान नहीं था, तुम इसलिए दुखी हो? तो कहती है नहीं पंडित जी, संतान तो मुझे 7 हैं, लेकिन मुझे बेटा नहीं है। लेकिन मुझे बेटा होने का कोई अफ़सोस नहीं है, कोई दुःख नहीं है, लेकिन बस दुखी इस बात से हूँ कि मेरे पास समाज में लोग बेटे के लिए परेशान हैं कि बेटा होना चाहिए। ये सुन कर के लड्डू गोपाल जी की तरफ देखते हुए पंडित जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई और नहीं, हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल जी ने दर्शन दिया है, तो तुम उन्हीं को अपना बेटा क्यों नहीं बना लेती हो? ये सुनते ही वो कहती हैं क्या? वो कहते हैं बेटा ये दुनिया की संसारिक मोह माया, तुम्हें तुम्हारे बेटे भी होते ना तो वो भी तुम्हें छोड़ देते। तुम्हें पता है मैं पुजारी हूँ, मैं भगवान के ही भरोसे हूँ। मेरा भी बेटा था ना, वो भी अपने बच्चों और को लेकर के, अपनी वाइफ़ को लेकर के अलग हो गया, मुझसे बहुत दूर चला गया। आज मुझे एक रोटी भी खानी होती है ना, तो मेरी पत्नी जो है ना वो धीरे-धीरे बना कर देती है, कोई भी नहीं देता। बेटा तुम बेटे के लिए क्यों परेशान हो? तुम एक लड्डू गोपाल जी को ले आओ, उनको अपना बेटा मानो और देखना कैसी तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लाला पलटते हैं। सुनकर वो कहती है मेरे पास लड्डू गोपाल जी तो हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी उस तरह से पूजा ही नहीं की। मैं तो उन्हें सिर्फ़ बच्चा लड़का पाने के लिए पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा नहीं बेटा तुमने बहुत गलत किया, स्वार्थ बस भगवान की पूजा नहीं की जाती। तो तुम ऐसा करो कि लड्डू गोपाल जी को ही अपना बेटा मान लो। ये सुन के वो वहाँ से भागती हुई जाती हैं और अपने साथ लाई हुई लड्डू गोपाल जी को देखकर उनको पकड़ कर रोती हुई कहती हैं सीमा कि सच में अब आपसे ही हमारे बेटे, वो छवि, वो मुस्कान, वो आँचल से पोंछना, वो सब कुछ मेरे साथ आज भी ऐसा लग रहा है मेरी आँखों के सामने घटित हो रहा है। उस साड़ी को उतनी दूर से काट कर के, जहाँ से उन्होंने उसका मुँह पोंछा था उस बच्चे का, वो साड़ी को उतनी दूर से काट कर के ना उसको अपनी अलमारी में रख लेती हैं कि ये मैंने अपने लाला के मुँह को पोंछा था। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सच में कन्हैया का एक रूप भी है जो बच्चे के रूप में मुझे दर्शन दिए उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि वो उनके बेटे हैं। उसके बाद वो अपनी सब बेटियों को लड्डू गोपाल जी को ले जाकर दिखाती हैं और कहती हैं बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, आज से ये मेरे 8वें पुत्र हैं और तुम मेरी बेटियाँ हो और ये तुम्हारे भाई हैं। आज से हर राखी के दिन तुम हर बार कहती थी ना कि मुझे राखी बाँधने वाला कोई नहीं है, तो आज से राखी बाँधने वाला कोई नहीं है हमारे ये, और ये भाई तुम्हारी जीवन भर रक्षा करेंगे। उसके बाद सब उनकी जो थी वो तो कहती थी कि मम्मी आप तो इनकी पूजा करते थे ना? तो कहते थे पूजा करते थे, लेकिन आज से ये हमारे भाई हैं और आज से हम सब इनकी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर सीमा ससुराल गईं कुछ दिन के बाद, जब वहाँ पर वो जाती हैं सीमा, ये सब बताती हैं कि ये मेरा 8वाँ पुत्र है, मैं इनको बेटा मानती हूँ, तो परिवार वाले मज़ाक बना देते हैं। कहते हैं कि पागल हो गई हो? उसके बाद सीमा को समझ आ गया था कि ज़िंदगी अब इनके साथ हमारी नहीं बीतने वाली। सीमा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन लोगों की वजह से ना सीमा को पागल बना दिया गया था। सीमा को ऐसा लग रहा था कि वो एक अनपढ़ के बीच रह कर के अनपढ़ हो गई हैं। उसके बाद सीमा वहाँ से आती हैं, तो सीमा वहाँ से चली आती हैं और सीमा एक रेंट पर घर लेती हैं।
सीमा को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई के साथ-साथ वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उसके बाद सीमा ने बच्चों का ट्यूशन पकड़ लिया। वो बच्चों को घर-घर जाकर पहले ट्यूशन पढ़ाने लगी। उसके बाद बच्चे उनके पास खुद आने लगे और बच्चों को वो इतनी अच्छी शिक्षा देती थी कि माता-पिता भी उनके लिए जो स्कूल में बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, उन बच्चों को ट्यूशन वहाँ से हटवा कर के ट्यूशन यहाँ पर लगवा दिया। जब लोगों को ये पता चला कि ट्यूशन स्कूल से छूट गया है और घर-घर जाकर के सीमा पढ़ाती हैं, तो स्कूल वालों ने सीमा से बात की और सीमा को एज़ अ टीचर अपने स्कूल में उन्होंने रख लिया और टीचर के रूप में आज वो पढ़ाती हैं। उनके बच्चों की भी फ़ीस माफ़ कर दी है क्योंकि जानते हैं कि सब लोग कि क्यों ऐसा हुआ है और जो उनकी बेटी है छोटी ना, वो घर में रहती है, अभी वो पढ़ने लायक नहीं हुई है और सीमा इसी तरह से अपनी घर परिवार की मतलब भरण-पोषण कर रही हैं। उनका हस्बैंड कई बार आया, उनको कह कर गया कि चलो हमारे साथ चलो, लेकिन सीमा ने कहा नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि तुमने भी कभी मेरा सपोर्ट और कभी मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद सीमा ने कुछ समय के बाद उनको तलाक दे दिया और वो अपने लड्डू गोपाल जी के साथ आज भी वहाँ पर रहती हैं और ने सीमा की जैसे एक कहते हैं ना कि सीमा ने पढ़ाई तो अपनी नहीं कंप्लीट की थी, लेकिन हाँ, उन्होंने उस तरह से पढ़ाई की थी क्योंकि आज वो इंटर यानी कि इसमें तो 12वीं तक के मैथ्स के बच्चों को मैथ्स वाले बच्चों को भी वो ट्यूशन देती हैं। इतनी शार्प माइंड थी सीमा और आज भी वो बहुत खुश रहती हैं और अपनी सातों बेटियों को और अपने बेटे यानी कि लड्डू गोपाल जी को पालती है। वो कहती है कि मैं बस कर लूँगी, मेरे कन्हैया मेरे बेटे का साथ मेरे साथ रहेगा ना, मैं सब कर लूँगी। परंतु मैं अपने बेटे के साथ भी रहूँगी। तो दोस्तों, आज की थी ये घटना सीमा जी की, आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।